बंदूक टेप होगी उसकी। So I wished for a fire. हेलो वेलकम है किधर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपी व्लॉग्स। स्वागत है गाइस आपका एक और नए दिन में और एक और नए व्लॉग में, वो भी सीधा कोपेनहेगन डेनमार्क से। कैसा लग रहा है भाई पहला डेस्टिनेशन अपना? अच्छा हम वैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर ही देखेंगे पूरे दिन भर और वॉकिंग टूर करेंगे। बहुत अमीर कंट्री है। बहुत फर्स्ट इंप्रेशंस कैसा लग रहा है? अमीर कंट्री बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखना, उसमें ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही थी यहाँ पे, जो मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखे। ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही है। ये वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट चर्चेस, नाम तो मैं पढ़ा नहीं इसका, अभी मैं पढ़ूंगा, बस दिखा आ गए यहाँ पे। हम हर जगह ऐसे ही घूमेंगे, जो दिखी, जो चीज़ें हमें लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसके बाद में थोड़ा जानेंगे, पढ़ेंगे और वॉकिंग टूर करेंगे। क्योंकि दोपहर की 2 बजे की चेक इन है, हमारा चेक इन नहीं हुआ, पर ब्रेकफास्ट और हमने बाकी सब कर लिया है। थके हुए तो थे थोड़े बहुत, पर जर्नी में उतनी ज़्यादा थकावट लगी नहीं हमें, क्योंकि 12 घंटे की जर्नी थी, पर टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। ये बात तो है। बहुत कुछ है देखने को कोपेनहेगन में। बैठ के मैं पूरा मैप देख रहा था, काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो पूरा व्लॉग पता नहीं कितना लंबा जाएगा, आप भी देखना। धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो दोस्तों, चलते चलते एक्सप्लोर करते करते हम आ गए यहाँ पे। कोई सिटी नहीं, कोई सेंटर नहीं है, कोई ऐसे ही पैलेस के मेन आंगन में। और वहाँ पे हमारे सामने कुछ डेनिश सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश किसी ने टीवी सीरीज में देखे होंगे, जो ब्रिटेन सोल्जर्स होते हैं ना, जिसके सामने जाके मिस्टर बीन एक्टिंग करता है। हाँ। हम जाके इनके सामने कर देते हैं यार। ये देखना बस स्टैचू खड़ा है बिल्कुल ही एकदम, उसको देखना वो बकचोदी भी कर रहे हैं। अरे आप हाँ, वो देख सामने सारे लोग चल के आ रहे हैं, वो सही है यार। वो देखो, करो अरे उनको हमको आने दो यार। लगता है कमांडर ने कमांड दे दी है, सब लोग वेट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत भीड़ भी आ गई भाई यहाँ पे। सब डरते क्या? बंदूक टेप होगी उसकी। बंदूक जाओ, छीन ले भाई, छीन ले जा। हंस रहे भाई, वो सही में हंस रही दीदी। अनिमेश ये भी एक्सपीरियंस ही है। देखा, मैंने बोला ना इधर आते हैं, तू तो उधर जा रहा था, म्यूजियम जा रहा था तू। भाई सब जगह देखेंगे, ऐसा नहीं। ये अभी हो रहा है तो शायद बाद में भी होता। देख, जो भी सिंगल खड़े हैं ना, जैसे ये और एक कहा वो है ना, और एक कहा वो, उनका काम है अपनी मुंडी 180 डिग्री जितना घुमा सकते हो घुमाओ और गार्ड करो। और बाकी जो दो है ना, जैसे वो, उनका काम है बस स्ट्रेट देखो और खड़े रहो। ऐसे जैसे घंटी बजी, सबको कुछ कमांड आया, सब बंदे उठा के कुछ कर रहे हैं। हाँ भाई, जाने वाले अभी तो खड़े हुए थे साले। अरे ये भी सही है, पर भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। फट ली भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे सामने। ऐसे मौसम में आए हम। चलो भाई, अब गार्ड्स को देख लिया और कितना देखेंगे। फिर से जा रहे हैं लोग गप्पे। ये इनका काम है भाई, सुबह से लेकर शाम तक ये चक्कर काटते रहेंगे। शो बना के रखा है। तो दोस्तों, घूमते फिरते आ चुके हैं यहाँ पे सिटी सेंटर के पास। ये एग्जैक्टली सिटी सेंटर है। और हमें कुछ वैसे यहाँ पे सोचने पढ़ने वढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर हमने सिटी बुक टूर ही कर लिया। जो वॉकिंग टूर होता है, फ्री में ही होता है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है। और वो यहाँ से होता है एग्जैक्टली 11 बजे से है। जानेंगे भाई सिटी के बारे में और ज़्यादा, और आपको बता पाएंगे जितना बता पाएंगे। और वापस धूप आ चुकी है थोड़ी सी, पर दिस इज़ गुड। पर अभी बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई, हाथ वाथ जम गए थे भाई, क्या ही बताऊँ मैं। पर ठीक है, चलो अभी 11 बजे से वॉकिंग टूर होगा तो ज़्यादा कुछ हमें समझ भी आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, हिस्ट्री के बारे में, सब कुछ के बारे में। सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वही चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर ऐसे यूरोपियन सिटीज़ में। कितनी कंप्लीट कर ली, सब में एक ही सीन होता है। चलो वॉकिंग टूर का टाइम आने दो, तब तक हम चिल मारते हैं, उसके बाद हम भी शुरू करते हैं वॉकिंग टूर। My UK friends in the back, you don't have to Brexiteer from the group, okay? Come on in, come on in. So we've just left medieval parts of Copenhagen. Everything in that direction was surrounded by effectively the dumping ground of the city, and you can still see remnants of the past because just over here you have the French embassy. When this was redone and rebuilt in the late 1600s, it was decided by the king that all these brand new buildings had to have a French style of architecture, which includes magazine, exclusive shopping mall, fantastic place to go shopping if you can afford it. But I highly recommend to go to the top floor and try some of the best open-faced sandwiches in town, the most traditional Danish lunch. Rye bread, salted butter, different toppings. I recommend the fried fish fillet, topped with capers and remoulade, which is our version of tartar sauce. It's absolutely fantastic. One of these pieces, they go for 125 Danish crowns, which in euros is
don't think about it, okay? Don't look at your credit card bill until you get home. The white building over here is the most exclusive hotel in Scandinavia. Hotel d'Angleterre, the English hotel in French in Denmark. Why? Everything had to be named in French in this area, but back in the 1700s, the richest people on earth were English. After Brexit, no more. But it is still the most exclusive hotel in Scandinavia. 8 months back, Barack Obama stayed here, weirdly enough, at the same time as Metallica. About 6 years back, I was walking around a corner and I heard people screaming, and I thought, oh no, not another Copenhagen fire. I found out Justin Bieber, he was in town. So I wished for a fire. में बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा था भाई, मस्त बंदा है। गुड डिसीजन। देखो ST के बारे में हमें तो पता चल रहा है, वैसे ही फ्री वॉकिंग टूर है। आप यहाँ पे जब आओगे आराम से फ्री वॉकिंग टूर बुक कराओ, डाल दो नीचे डिटेल्स, जितना भी मुझे बताएगा ये कि क्या क्या है इसका फ्री वॉकिंग टूर की वेबसाइट वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, गूगल सर्च करना फ्री वॉकिंग टूर तब आ जाएगा, तब पहला वाला ही आ जाएगा। पहला वाला ही आ जाएगा, पहला वाला ही है, मैंने वही लिया था। पर कैसा लगा भाई वॉकिंग कंट्री में घूमते हुए? और ये फ्री वॉकिंग टूर सिर्फ कोपेनहेगन नहीं, यूरोप में बहुत जगह होती है, मतलब मेन सिटीज़ हर जगह होती है। पर ये डिसीजन सही था इसके लिए, ये बल्कि कॉमेडी के साथ बता रहा तो मज़ा ज़्यादा आ रहा है। The most important person of ours is on a horse because he was a king. His name was King Christian X. On the 9th of April 1940, the Nazis, they invaded Denmark. But because we are an incredibly proud nation, we put up a fight. So after 2 hours, we gave up. And they occupied us from 1940 to 45. They came to Denmark to get through it, get to Norway, take their air bases and go and bomb Great Britain. And then Denmark was nothing but a training exercise. The way they came and they saw us, they thought, we look like this, so therefore these people can be trusted. And a very interesting system was set up in Denmark and Norway known as the Model Protectorate. It meant we were a satellite state of the Nazi regime. We could govern ourselves through democratically elected politicians. We had a Danish-run police force and military. At the end of World War II, 3,000 civilian lives were lost from this country, which is the lowest of any country involved in this horrific time. For the first 3 years of the war, Denmark actually came out of it pretty much unscathed. But there was a problem here. There was only 4,000 Nazi soldiers. An estimated of 4 million people were living in this country back then. 87,000 of them were resistance fighters. Mid-1943, the Nazis had enough. They said to the Danish government, we need to implement a capital punishment. We need to execute them. The Danish government said, we'll think about this, but they were forced to resign on the 1st of August, 1943. Before they did so, they called the Navy, located just on the other side, over here. Danish operated Navy. They called them up and said, we're no longer in charge, do what you must. They sunk the whole Danish fleet. 16 warships were sunk early that morning. From here on out, Denmark was seen as an enemy of the Nazi regime. Extreme rationings, extreme lockdowns, resistance fighters were executed left and right. And it led to the biggest question of them all, what would happen to the Danish Jews? And this led to the king secretly setting up a fund in the northern part of the city with one single goal in mind, pay sailors to sail them onwards to neutral Sweden. The king called up the Swedish king and said, will you take in our refugees? He said, nope, we have to remain neutral. But around the corner from here, today's medical museum, there was a fellow who grew up called Niels Bohr. 1922, he won a Nobel Prize on his work on the atom, and he was needed by FDR in America to work on the nuclear bomb. He said, I'll come and help you on this project, but you need to create and put pressure on Sweden so they will create the asylum. Niels, he was Jewish himself. In a period of 1.5 months, they slowly and secretly sailed Jewish people to Sweden. 463 of them, they were captured, sent to a concentration camp just outside of Prague, and they thought that was it. But in late 1944, luck struck this country. The worst Nazi of them all, Heinrich Himmler, he surrendered to the Swedish king. And he said to the Swedish king, I had nothing to do with those concentration camps and I will therefore open them for you. He built them. And the Swedish king called the Norwegian king, called the Danish king, collectively they created what's called the White Buses. Through the Red Cross, they were allowed to send these neutral buses throughout central parts of Europe, picking up people from different concentration camps and send them to either neutral Switzerland or neutral Sweden. They've estimated to save 15,000 people from certain death. Denmark was incredibly lucky. We looked the way we do, we collaborated with the Nazis, we had Sweden right next door, but at the center of the story was one man who united them all and made it very clear that Jewish people are Danish citizens first. He passed away in 1947. He is one of the few people who's been given the award by the Israeli government for its protection of the Jewish people. Of the 7,500 Danish Jews that were back then, 44 unfortunately lost their lives, including a fella called William. He lives just over here.
99% of Jewish people in this country survived. It is probably the proudest moment in all of Danish history. That's all too serious. Just over here you have the Swedish enemy, embassy. Hit every single person in the head. You'll become an honorary citizen. भाई अनिमेश, तू जो बोल रहा था ना मुंडी घुमाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, मुंडी घुमाने के लिए तो नहीं मिल रहे अभी। तो अभी कर रहे ना, अभी दिन में एक बार करते हैं। ये बहुत बात है, झंडा लेके चल पड़े तो मैं भी कर लूँ। सो फाइनली गाइस अपना हो गया है अपना वॉकिंग टूर कंप्लीट। कैसा लगा भाई वॉकिंग टूर? बेटा मैंने रिकमेंड किया था, मैंने नहीं करा, अच्छा ही होगा भाई। अभी हम खड़े हैं एग्जैक्टली हार्बर में कोपेनहेगन के, और इसके बाद होगा असली और ज़्यादा ट्रिप, क्योंकि हम जाएंगे क्रिस्टियानिया भी, जो नो लॉ लैंड है। तो उसका व्लॉग तो नहीं बना पाऊंगा, पर हम जाके फिर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। हमें बोला गया है क्रिस्टियानिया में अगर गलती से तुमने कैमरा निकाल दिया, कैमरा फोड़ दिए देंगे, तुम्हारा कैमरा फोड़ दिया जाएगा। तो अगर तुमको दीपांकन का कैमरा फोड़ते हुए देखना है तो मैं निकालूंगा, लेकिन तुम्हें देना होगा 1 मिलियन व्यूज, जिससे कि पैसे आए और मैं नया कैमरा खरीद पाऊँ। देखो ऐसा है, क्रिस्टियानिया का किसी ने व्लॉग नहीं बनाया होगा ज़्यादा लोगों ने अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो कर पाए। पर अभी लग रही है ठंड और अभी करना है हमें चेक इन, तो चलते हैं भाई, चलते हैं। ये व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, अभी चल ही रहा है व्लॉग, आज पूरे दिन यही दिखाएंगे हम आपको, चाहे कितना भी लंबा हो, इसकी गारंटी मेरी। और बाल को इग्नोर करना क्योंकि टोपी पहन रखी थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, किसी कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई चलो, पहले हॉस्टल चलो। तो दोस्तों अभी आ चुके खाने के लिए। आवाज़ बैकग्राउंड में आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइज़ है। तो फिर साथ में अनिमेश के साथ अभी ले लिया हमने यहाँ की जो फेमस बियर है कार्लसबर्ग, पर ये कुछ उनकी ड्राउट बियर है, तो फिर हमने वो ट्राई मारने के लिए ले लिया। वो साथ में हम आए ट्रेडिशनल डेनिश रेस्टोरेंट में। पीछे फोटोज जनरल के देख के समझ जाओ, हमें फूड टूर में रिकमेंड मिली थी इस चीज़ के बारे में। और जो हॉस्टल मिला है भाई, हॉस्टल कम वो पैसा खींचने की मशीन ज़्यादा लग रही है। क्या कहता भाई? गुड बिजनेस प्लान, गुड। ये बिजनेस मॉडल अगर लिया है ना, आपको अगर बैग रखना है, अगर आपका चेक इन टाइम आउट के बाहर है तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको नॉर्मली बैग रखना है अपने रूम के अंदर, उसके अंदर ताला लगाना पड़ेगा। बेड के पैसे अलग दे रहे हो, और चेक इन टाइम है 2 बजे और चेकआउट टाइम है 10 बजे सुबह के, तो फिर क्या ही मतलब बचा। पर ठीक है चलो, एक रात सोने के लिए था। पर कोपेनहेगन में ही काफ़ी कुछ है देखने को, इतना ज़्यादा लग रहा है। तो स्वीडन का प्लान पता नहीं कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को अपने आंखों के सामने से, क्योंकि एक तो थके भी हुए हैं क्योंकि पूरे रात भर ढंग से सोए नहीं थे, और अभी खा पी के पता नहीं और ज़्यादा अगर करने के बाद हिम्मत होगी सोने के बाद फिर अलग बात है। तो खाना आने दो, खाना खाते हैं उसके बाद सोचेंगे सब कुछ। तब तक भाई एक और बार चीयर्स। दोस्तों मैं तो दिखाना ही भूल गया, मैंने खाना क्या मंगवाया था। ये पफ्स है जिसके ऊपर क्रीम है, और साथ में हमने बियर तो मंगवाई ली थी। और भाई खा रहा है पोर्क। कैसा है पोर्क? अच्छा तो डेनिश डेलिकेसी है, मुझे तो ठीक ही लगा। ट्राई करने के लिए तो एक बार कर ही सकते हो आप, और कुछ नहीं। मैंने एक चीज़ देखा है, सारे यूरोपियन फूड ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि हमारे मतलब का टेस्ट तो है नहीं, पर देखते हुए रात का और कल का खाना अपने मतलब का टेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि यही खाना मेरे को करीब 30 यूरो का पड़ चुका है। बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। ओह ओके जी, फाइनली पहुंच गए हैं हॉस्टल के अंदर वापस। यहाँ पे अपने लोंडे अनिमेश भी सोने की तैयारी चल रही है भाई, और टाइम हो रहा है। तूने मेरा सिग्नेचर स्टेप नहीं दिखाया क्या? तो अभी सोने की तैयारी चल रही है, और टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 4:10, और ये व्लॉग तब शुरू होगा जब मैं उठ जाऊंगा, और साथ में अनिमेश मुझे उठा देगा। रात को होंगे पार्टी बेबी। और आपको अगर ये व्लॉग फिर से देखना है आगे क्या हो रहा है तो कंटिन्यू रखना, और होप करना मैं उठ जाऊं। और रात को वही प्लान है जो हमेशा हर किसी दूसरी कंट्री में जाके मैं करता हूँ, वो होता है बार क्रॉल, हो सके तो, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। एक तो यार इस कंट्री में जो बिल बनता है ना, उससे भाई बहुत ज़्यादा फटती है। अनिमेश बता पाएगा, जिसने वो खाना खाया ना 35 यूरो का अभी इसने। बेटा तुम भी खाए हो, मैं नहीं खाया। मैंने 30 यूरो का भी खाया यार, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा फटती है। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम अगर सोच भी रहे ना बार क्लोर का नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि अभी हम सो के ना 6 बजे 7 बजे उठ जाए। लेकिन वही है कि कुछ ज़्यादा महंगा है, ऐसा लगता है ज़्यादा ही पे कर रहे हो भाई, लिटरली ज़्यादा पे कर रहे हैं। और पे करने से पहले हम अभी सो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने काफ़ी पे किया है। यस है ना, पेड अ लॉट। तो फिर आपको उठने के बाद मिलते हैं भाई। अभी सो लेते हैं। उठ भाई,
इसमें भी ब्लॉक उठ गई। कितना घंटे सो लिया है और कितना घंटे सोएगा? पता नहीं यार कितना सोया। 3.5 घंटे हो गए बॉयज, इट्स ऑलरेडी 7:30। भाई 7:30 तो सोने का दिया, आधे घंटे से तो बुला रहा है मुझे। भाई तुझे बोला था कि चल जल्दी जल्दी उठना है क्योंकि टाइम नहीं है। अब यहाँ से उठ के हम अभी डिनर ही करने जाएंगे, उसके बाद दिन खत्म हो जाएगा। पानी करें, रात बाकी है भाई। ऑलराइट लॉन्ड से तैयार हो चुके हैं दोनों यहाँ पे एनिमे शो में। भाई क्या करना है? अभी प्लान पता नहीं क्या है, कुछ नाइट क्लब जाना है नहीं जाना? चलते हैं, देखते हैं। चलते माहौल देखते हैं। लॉन्डे ऊपर से लेके नीचे तक तैयार हो चुके हैं। मूड बन गया तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना कैसा लग रहा है। रात तो दिखाना बिना मैं इस व्लॉग को खत्म किया करूँगा नहीं। चलो भाई तो दोस्तों ये होता है आज का दिन यहाँ पे खत्म। शक्ल देख के तो समझ रहे हो काफ़ी लेट हो चुका है। और हमने क्या किया है रात को, हमने बस नीचे हॉस्टल के नीचे चल रही थी पार्टी, खेला बहुत ज़्यादा पूल, लोगों से बातें करी और थोड़ी बहुत बियर पी। भाई ने, मैंने नहीं पी। क्लैरिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, इतना भी नहीं चल नहीं पा रहे, कुछ नहीं है। पर ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ तक रखता हूँ। अगर इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये वाला ब्लॉग का एक और पार्ट आएगा कल। तो आपको मिलता है ऐसे किसी बड़े से ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन ये सोने जा रहा है, बाय बाय। मैं, तू नहीं जा रहा क्या? मैं भी आ रहा हूँ। और दीपांकन भाई ने आज मचाया है। कुछ नहीं मचाया, मजाक कर रहा है। तेरी लेता हूँ मैं अभी। Horse in here is King Christian V, our late 1600s king. He designed everything around us, and one of the very grand sculpture. All kings in this country, they get a horse sculpture. So we wanted a very grand sculpture. One of the horse's hoofs being built, and was up into the air. They built a sculpture. The dimensions they were wrong, so they had to find something a place below the sculpture. And if you look close enough, you find they put a man. And you think to yourself, the man who's being trampled to death by the king, he has to be Swedish, right? No, it's even better. He's supposed to represent the peasant class.